नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ज्योतिष सीखने के एक और वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक प्लेलिस्ट लेकर के आने वाला हूं जिसमें कि सारे ग्रहों का ज्योतिष में सूर्य से लेकर के राहु केतु और यूरेनस नेपच्यून प्लूटो इनका क्या योगदान है। सभी ग्रहों का बहुत योगदान है और सभी ग्रहों की अपना एक इम्पोर्टेंस है ज्योतिष के अंदर। लेकिन हमको किसी भी ग्रह को समझने के लिए उसको जितना हम बृहद करके या जितना एक्सपेंड करके हम उसको अगर ज्योतिष में सीखने की कोशिश करेंगे तो ज्योतिष उतना ही आसान हमारे लिए हो जाता है। वैसे तो कोई भी एक ग्रह जीवन के इतने सारे क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है कुंडली के अंदर के उनके ऊपर लगभग एक किताब लिखी जा सकती है और किताबें लिखी भी हुई है। सूर्य के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहे तो किताब भी है, हर ग्रह पर लगभग है और ये रिसर्च का विषय है। आप अगर रिसर्च करते हैं ज्योतिष में तो आप भी उस पर इतना कुछ लिख सकते हैं या उतना कुछ आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, किसी भी एक ग्रह के बारे में कि कितने क्षेत्रों को कितने एक एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष के अंदर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं और जो ग्रह है वो है सूर्य। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है, यानी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को राजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष के अंदर वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्वपूर्ण कितने वो महत्वपूर्ण है चीजें, इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से लग सकता है कि सूर्य आत्मा है। सूर्य जो है वो आपका सोल है, आपका कॉन्शियसनेस है। जो कॉन्शियसनेस जिस जागृत अवस्था में आप रहते हैं वो कॉन्शियसनेस सूर्य है। पूरे सोलार सिस्टम का, सौर मंडल का संचालन सूर्य की किरणों से ही होता है। तो सूर्य की कितनी अपने आप में भूमिका है ज्योतिष में, इस बात से पता लगाया जा सकता है। दर्शकों, ज्योतिष में जब हम कुंडली देखते हैं या कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे ग्रह आप देखते हैं, बहुत सारे ग्रह उसमें हैं। बुध है, शुक्र है, राहु केतु है, गुरु है, मंगल है, शनि है, सूर्य है। इतने सारे ग्रहों को जब आप कुंडली में देखते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि किस ग्रह का क्या फल होगा, किस ग्रह की किसके साथ युति है यानी कंजंक्शन है। दर्शकों, कुछ चीजें मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि ज्योतिष के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं एस्ट्रोलॉजी की उनको वो थोड़ा सा शायद अवेयर ना हो उससे। हालांकि ये सारी चीजें बहुत सारी पढ़ी होंगी आपने, जैसे युति, सूर्य की युति बुध के साथ या सूर्य की युति गुरु के साथ। तो युति जो होता है कंजंक्शन होता है। हमारी जो दृष्टियां होती हैं उनको हम आस्पेक्ट भी कहते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा, खासकर जब मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो कि कंजंक्शन है यानी युति है, और अगर नवम पंचम योग है तो ट्राइन एस्पेक्ट है। ट्राइन एस्पेक्ट का मतलब होता है 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री पर जब ग्रह होते हैं या 120 डिग्री के जो हाउसेज हैं यानी त्रिकोण हाउसेज जो होते हैं तो वो 120 डिग्री होता है, तो वो त्रिकोण हाउसेज होते हैं जिनको हम हिंदी में त्रिकोण हाउसेज कहते हैं, उनको ट्राइन भी कहते हैं। और हार्ड एस्पेक्ट जो होती है वो स्क्वायर एस्पेक्ट होती है, यानी कि जब 90 डिग्री पर कोई ग्रह बैठा होता है, यानी कि एक ग्रह से जब 4 ग्रह आगे पीछे कोई ग्रह बैठता है तो हम उसको 90 डिग्री का एस्पेक्ट कहते हैं, जो कि हम केंद्रीय एस्पेक्ट भी कहते हैं यानी केंद्रीय प्रभाव भी कहते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष के अंदर। लगभग सबसे ज्यादा प्रभाव इसी दृष्टि का कुंडली के अंदर देखा जाता है। उसके अलावा फिर तात्कालिक मित्रता होती है। जब कोई ग्रह एक ग्रह से 3 ग्रह आगे 3 ग्रह पीछे बैठता है वो एक तात्कालिक मित्रता भी होती है। षडाष्टक योग भी होता है, जब कोई ग्रह 6, 8, 12 का संबंध बना करके बैठता है। षडाष्टक में 6, 8 का संबंध होता है। तो और भी कई सारी एस्पेक्ट होती है। जब मैं नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो की जब विशेष रूप से बात करूंगा तो यहां पर ये सारी चीज मैं आपको और एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ सूर्य की जो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य की अकेले की क्या भूमिका है, एक्चुअल में देखा जाए तो सूर्य की ही सारी भूमिका है।
जब आत्मा ही नहीं होगी, जब आपका शरीर ही नहीं होगा, तो ना तो उसमें मेटलिस्टिक अप्रोच, यानी कहें तो ना तो शुक्र का कोई प्रभाव होगा जीवन में, ना तो ऐश होगा, ना ऐश्वर्य होगा, ना भोग होगा, ना ही आपकी ओरल कम्युनिकेशन यानी आपकी वाणी का कोई महत्व होगा, नहीं बुद्ध का कोई महत्व नहीं है, यानी कि गुरु यानी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है अगर आपका शरीर ही नहीं है। यानी शरीर में जब आत्मा होगी, शरीर जब होगा, तभी तो ये सारी चीजों की जरूरत होगी। इसलिए सूर्य की क्या महत्वता है, इसी बात से पता चलता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सूर्य की कुंडली में स्थिति क्या दर्शाती है। सूर्य की कुंडली में स्थिति यह दर्शाती है कि अगर सूर्य कमजोर है कुंडली में, तो अपने आप में ही वो कुंडली कमजोर हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो वो ये है कि जब आपका इनर सेल्फ, यानी सूर्य इनर सेल्फ है, आपका इनर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सचेतन अवस्था, वो चीज अगर आपकी कमजोर हो जाती है, तो फिर आपको इसके जो परिणाम है कहीं ना कहीं नुकसान वाले देखने मिलते हैं। सूर्य कमजोर कैसे हो सकता है कुंडली में, तो या तो वो नीच का होके बैठा हो, या वो 6-8-12 में किसी शत्रु राशि में बैठा हो, सूर्य की दृष्टि में हो, यानी सूर्य की माफ कीजिएगा शनि की दृष्टि में हो, शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि में हो, या सूर्य के साथ वो युति बना करके बैठा हो, शनि के साथ वो युति बना करके बैठा हो, यानी किसी भी पापी प्लानेट यानी कि राहु कहें तो शनि, इनके साथ में अगर सूर्य जब बैठता है या इनसे जब पीड़ित वो होता है, केतु के साथ जब वो बैठता है, तो यहां पर सूर्य पीड़ित हो जाता है। सूर्य का पीड़ित होना अपने आप में कुंडली में एक दुर्योग है। सूर्य किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य अनाज, जो चीजें आपको ऊर्जा देती हैं उन चीजों को, ऊर्जा आपको, अनाज जो आप खाते हैं वो चीजें आपको ऊर्जा देती है, उन चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिन चीजों में जीवन शक्ति होती है, जो चीजें जीवन शक्ति को आगे बढ़ाती हैं, उन चीजों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बार ज्योतिष में आप पढ़ते हैं सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हृदय का कारक है, हार्ट का कारक प्लानेट है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य पिता का कारक इसलिए क्योंकि पिता ने ही आपको जीवन दिया है। सूर्य जीवन शक्ति का प्लानेट है, सूर्य जीवन है। आपकी आत्मा जो अंदर बसी है वो सूर्य ही है। तो पिता का कारक महत्वपूर्ण रूप से इसलिए हो जाता है क्योंकि पिता जो होता है उसने आपको जीवन दिया है। यानी आप अगर स्वयं धरती पर आज खड़े हैं, इसका मतलब है कि आपको आपके पिता का आभारी होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप इस भौतिक देह में आपकी जो आत्मा है वो निवास कर रही है। तो सूर्य की क्या भूमिका है, इन सारी बातों से पता चलता है। इसीलिए सबसे पहले कई वीडियोस के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कुंडली के 4 महत्वपूर्ण जो स्तंभ होते हैं वो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, लगन, लग्नेश। इसीलिए सूर्य का बलि होना कुंडली में बहुत जरूरी है। किसी भी कुंडली में अगर आप अपने एम, जो आपके जीवन में जो अभिलाषाएं हैं, उनको अगर आप पाना चाहते हैं, आप जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाना चाहते हैं, सरकार में नौकरी, और नौकरी भी अगर ऊंचे ओहदे की, ऊंची पदवी की आप चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल होता है, उसका जो प्लानेट होता है वो सूर्य होता है। सूर्य कला का प्लानेट है, सूर्य रंगमंच का प्लानेट है। सूर्य जो आप कला दिखाते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनकी लाइफ में, एक्टर की लाइफ में मैक्सिमम जो या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य का होता है। और कहें तो 5वें नंबर की जो राशि होती है सिंह राशि, उसका होता है। क्योंकि कला लोगों को लुभाना, लोगों को एंटरटेन वही कर सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और वो भी अकेला प्रेजेंट, यानी एक मंच पर जाकर प्रेजेंट करना। इसका मतलब है आपका सूर्य बहुत अच्छा है। इसीलिए अब इसकी नेगेटिव चीजों को अगर आप देखना चाहें तो इसीलिए इसका सूर्य बहुत ज्यादा बली होता है, यानी कहें तो एक्सॉल्टेशन में होता है मेष राशि का, या फिर कहें तो जो सिंह राशि का सूर्य होता है, ऐसे लोग जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटीज होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा इतनी भरी होती है, इतना ज्यादा आत्मविश्वास इनके अंदर होता है कि इनको ये चाहिए होता है कि लोग इनको पहचानें,
अगर ये 10 लोगों में भी खड़े होते हैं तो वहां पर अगर इनकी चर्चा नहीं होती है तो ये इनके लिए सबसे ईगोस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है, इनके लिए बहुत ईगो का प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि व्यक्ति जो होगा वो इंट्रोवर्ट होगा, उसको सोसाइटी से कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा, वो अपने आप में ही रहना, अपनी चीजों में ही लगे रहना, यही चीजें होंगी। लेकिन जिसका सूर्य बली होता है उसको कुछ ऐसा करने की चाह होती है जिससे लोग उसको पहचाने, लोग उसको जाने, या ऐसे कर्म या ऐसी पदवियां उसको प्राप्त होती हैं या ऐसी डिग्निटीज उनको प्राप्त होती हैं जिससे वो वेल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। छोटे कर्म करना उसके लिए कोई खास उतना लगाव नहीं रखता, उसको जो कर्म चाहिए, उसको जो कर्म करने, उसको जो अचीवमेंट्स करने वो बहुत बड़े करने हैं। इसलिए एक्सॉल्टेशन का जो सूर्य होता है, उच्च का जो सूर्य होता है, जीवन में मान सम्मान सब कुछ दिलाने वाला होता है। व्यक्ति जमीन से उठ करके और अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने कर्म के बलबूते पर जीवन में सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, सूर्य जरूरी नहीं है कि एक्सॉल्टेशन में ही होगा तो ही बली होगा, सूर्य सिंह राशि का होगा तो ही बली होगा। सूर्य अगर मित्र राशि में बैठा हुआ है और वो भाव बली हो जाता है, भाव बली होता है या स्थान बली हो जाए, भाव बली अलग होता है, स्थान बली भी अलग होता है, अगर वो दोनों तरफ से ही बली हो जाता है तब भी सूर्य बली माना जाता है। जैसे अगर सूर्य धनु राशि में, अपनी मित्र राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है, जो उसके लिए कंपेटेबल है, क्योंकि अग्नि तत्व का प्लानेट है सूर्य और अग्नि तत्व की राशि है और उसके मित्र ग्रह की राशि भी है, तो ऐसा सूर्य अगर 10वें स्थान में बैठा हो, 10वें घर में अगर बैठा हो तो बहुत बली माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सूर्य उच्च का होगा और सिंह राशि का सूर्य होगा तो ही बली माना जाएगा। अगर वो 10वें घर में बैठा हुआ है बहुत बली माना जाएगा। और यहीं पे अगर वो ऐसे ग्रह के साथ में बैठ जाए कि जो कि 10वें घर का प्लानेट भी, 10वें घर का कारक प्लानेट भी होता है, जैसे मंगल हो जाए या राहु हो जाए, तो बहुत ही बली माना जाएगा। हाँ, राहु और सूर्य का जो है पितृदोष जरूर बनेगा, वो अपने आप में एक अलग तरह के नेगेटिव थ्योरी लेकर के आएगा कुंडली में, जिसके प्रभाव अपने आप में देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे देखने को पाया जाएगा। सूर्य लगन में अगर बैठा हो इसी स्थिति में बहुत अच्छा, अपने आप में एक राजयोग है। लगन में बैठे हुए सूर्य को वाला जो व्यक्ति होता है, आप ये समझ लीजिए कि उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी चाह इतनी होती है, उसकी इमीडिएट इन्वायरमेंट में चाह इतनी बढ़ जाती है अपनी रिकॉग्निशन के लिए कि वो इतना ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने आप में ही धीरे धीरे अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, सूर्य को जो परेशानी कह लीजिए, जैसे कह लीजिए कि सूर्य जो कुंडली में कमजोर होता है, उसके कारण यह है कि या तो वो शनि से पीड़ित हो जाए या फिर वो किसी ऐसे भाव में बैठा हो जो कि उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। जैसे 7वें घर में अगर सूर्य बैठा हो, भले ही वो उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन उतने उच्च का वो फल नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली वो जिस हाउस में जाकर के बैठा हुआ वो उसके नीच वाला हाउस, यानी काल पुरुष की कुंडली में, नेचुरल जॉडियक की जो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें 7वां जो घर होता है वहां पर तुला राशि होती है, और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। तो वो स्थान बली या कहे तो भाव बली नहीं माना जाएगा। तो दर्शकों, ये सूर्य की जो स्थिति होती है कुंडली में अपने आप में बहुत अहम होती है। सूर्य बली तो समझ लीजिए कॉन्फिडेंस, उसके बाकी के ग्रह अगर कमजोर भी होंगे तो उसके अंदर इतनी प्रतिभा होगी, इतनी क्षमता होगी, अपने कैलिबर के बलबूते ही वो जीवन में पालेगा चीजों को, जल्दी नहीं तो धीरे से पालेगा, लेकिन पालेगा। जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, सूर्य अच्छा होगा तो निसंदेह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य अच्छा होगा तो दूसरों के लिए अच्छा काम करने की प्रेरणा भी देता है। इसको जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं 7वें घर में और 4थे घर में खासकर इसको नुकसान होता है। सूर्य जो बली होता है लगन में, 3रे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है,
छठे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है, 10वें घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है और 11वें घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है। 12वें घर का सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है, 8वें घर के सूर्य को भी उतना बुरा नहीं माना गया है। 8वां जो घर होता है वो आयु का घर होता है, मृत्यु का घर है, लेकिन सूर्य को वहां पर कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए अष्टम में अगर सूर्य बैठा है तो उसको वो नुकसान नहीं होता जो चंद्रमा को होता है। यानी 6, 8, 12 में कहे तो खासकर अष्टम स्थान में 8वें घर में अगर सूर्य बैठा हो तो उसको वो नुकसान नहीं होता जो दूसरे ग्रहों का होता है। खासकर चंद्रमा को जो 8वें घर में अगर बैठा हो तो 6, 8, 12 का जो चंद्रमा होता है, जो पीड़ित होता है, जो बहुत ही ज्यादा आपके सबकॉन्शियस को कहें तो परेशानी क्रिएट करता है आपके लिए, वो सबसे ज्यादा चंद्रमा को ही होता है। इस पर जब चंद्रमा के ऊपर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको विशेष रूप से उसमें पूरा विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम जब सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य को 8वें घर में कोई खास नुकसान नहीं होता है। सूर्य आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है, वो एक देह से दूसरे देह में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अष्टम का जो सूर्य होता है कहीं ना कहीं आपको गुण विद्याओं में लेकर के जाता है। 11वें घर का जो सूर्य होता है आपके लिए बहुत अच्छा होता है। या कहें तो अगर लगन का सूर्य बहुत अच्छा होता है, दूसरे घर का अगर सूर्य हो जाता है तो व्यक्ति की जो चाह होती है अपना खुद का पैसा कमाना, कुटुंब में अपनी जिसे कहते हैं कि उसका जो रेपुटेशन है बहुत ज्यादा होता है और वो चाहता भी उसकी रेपुटेशन हो, क्योंकि वो कुटुंब का घर है और वहां पर उसकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है। तीसरे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है, ये आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में आपको हमेशा ही एक कह सकते हैं कि एक आपकी जो चाह है उसको बहुत एक्सपेंड करके रखता है और आप लोगों के द्वारा जाने जाते हो, पड़ोसियों के द्वारा, आपकी सोसाइटीज में, आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट जहां पे आप रहते हैं, जनरली जहां पे आप डे टू डे आपका गैदरिंग्स होती हैं, वहां पर आपको बहुत जाना जाता है। तीसरा घर जो है मानसिकता का घर है, और सोचिए जब तीसरा घर मानसिकता का है, इमीडिएट एनवायरनमेंट का घर है, तो अगर वहां पर सूर्य जैसा प्लानेट बैठेगा तो व्यक्ति की चाह कितनी बड़ी होगी। चौथे घर को सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि 10वें घर में सूर्य बली होता है, यानी कि 10वें घर में वो स्थान बली होता है और दिशा बली होता है। तो 10वें घर का ठीक उल्टा होता है चौथा घर, इसलिए वहां पर वो पाताल का जो घर होता है चौथा घर, वहां पर ठीक रात के 12 बजे का जो समय होता है लगभग वो चौथा घर में ही सूर्य होता है। और ठीक रात दिन के 12 बजे से लेके या कहें तो दोपहर के जो 2 घंटे का समय होता है लगन का, उस समय पर 10वें घर में सूर्य होता है, तो बहुत अच्छा है। उस समय पूर्ण कलाओं में अपना सूर्य होता है। 5वें घर का जो सूर्य होता है ये अच्छा है, लेकिन आपको परेशानी जो देता है कहीं ना कहीं आपके संतान को लेकर के देता है। संतान होती है तो बहुत तेजस्वी और बहुत ओजस्वी होती है, बहुत ही वेल रिकॉग्निशन होता है उनको, लेकिन यहां पर संतान देने में जो सूर्य है वो परेशानी करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है पृथकतावादी ग्रह है, सेपरेटिव प्लानेट है। कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर आकर के वो आपको संतान से विच्छेद कराते हैं। छठे घर का सूर्य बहुत अच्छा होता है। छठा अगर शत्रुओं का होता है, रोग रिपुण का होता है, आपके एनिमीज का होता है, जो आपके सामने जिन एनिमीज को आप देख सकते हैं, जो आपके विजिबल एनिमीज होते हैं उनका घर छठा होता है, और जो अनविजिबल एनिमीज होते हैं उनका 12वां घर होता है। छठे घर में सूर्य बैठा हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। उसका शत्रु होते तो बहुत हैं, और वो ना भी होंगे शत्रु तो वो बना लेगा जीवन में, लेकिन उसका शत्रु उसका कोई बाल वांका नहीं कर पाते हैं। अगर सूर्य यहां बली होकर भी बैठा हो और सूर्य के साथ में अगर कोई और पाप ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, जैसे मित्र ग्रह अगर मंगल आकर के बैठ जाता है या फिर राहु भी अगर आकर के बैठ जाता है, तो फिर वो जो व्यक्ति होता है उसके शत्रु उस पर जीवन में कभी भी हावी नहीं हो पाते हैं। सातवें घर का जो सूर्य होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सातवें घर का सूर्य आपके जो पार्टनर हाउस होता है वहां पर आपको वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि सूर्य जो वो ईगो का प्लानेट है, आपके अहम का प्लानेट है, आपके इनर सेल्फ का प्लानेट है। अगर सूर्य आपका सातवें घर में बैठेगा तो सोचिए आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा कहां पर उसका इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा, यानी झुकाव कहां रहेगा उसका।
तो पार्टनर के साथ में, अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ में आनाकानी, उसके साथ में झगड़ा, या आप उस पर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। या ग्रह स्थितियां कुछ कुंडली में ऐसी है कि 7वें घर का अगर आपका सूर्य है, उसके बाद कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी जो कमजोर हैं, तो फिर आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करेगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका वो लाइफ पार्टनर हो। इसलिए 7वें घर के सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया है। 8वें घर का जो सूर्य होता है वो, उसको आप सम कह सकते हैं। यहां पर जब सूर्य बैठता है 8वें घर में, तो व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं गुण विद्याओं का अध्ययन, चीजों के ऊपर रिसर्च करना, ये रिसर्च का हाउस है। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर जो औषधि होती है उनके ऊपर रिसर्च करते देखा गया है, या फिर कहें तो डॉक्टरी जो फील्ड होता है उसमें बहुत ज्यादा रुझान होता है इनका। 9वें घर का जो सूर्य होता है, धर्म का घर है 9वां घर, और यहां पर जब सूर्य बैठता है, या सूर्य अगर जिनकी कुंडली में 9वें घर में होता है, अगर वो राशि भी बहुत अच्छी हो और उसी में यानी कंपेटेबल राशि हो, उसके मित्र की राशि हो या अग्नि तत्व की राशि हो, यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट करता है सूर्य। व्यक्ति निस्वार्थ कामना से धर्म के कार्य करता है, धर्म के कार्य में आगे बढ़ के अपना कहते हैं कि इनपुट देता है। 10वें घर का सूर्य बहुत अच्छा है, कर्म का घर है ये। 10वें घर में सूर्य स्थान बली होता है, भाव बली होता है, और यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य होता है, यहां पर कहें तो सूर्य जो होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है हमेशा अपनी जॉब में डोमिनेट करता है। उसका जो बॉस होता है उससे उसकी बनती नहीं है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव द बॉस ऑफ द बॉस, यानी कि वो हमेशा ही बॉस का भी बॉस बनना चाहता है। सूर्य तेज है, वो जिस घर में बैठेगा उस घर की वैल्यू को बढ़ाता है, उसमें डोमिनेंस ही देता है। 11वें घर का सूर्य होगा, आपको आपकी सोसाइटी में आपका नाम कराएगा। या कोई व्यक्ति का 11वें घर में सूर्य बैठा है, कहें तो बली होकर के अच्छी पोजीशन में, ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में चाहेगा कि मेरा नाम हो, और जब तक उसकी नाम ना हो, उसको कह सकते हैं कि वो काम कर्म ही ऐसे करेगा। तो वैसे 11वें घर में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, कोई भी पाप ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो कोई भी पाप ग्रह क्यों ना बैठा हो, बहुत ही अच्छा फल करता है। 11वें घर में जो भी ग्रह बैठता है बहुत अच्छा फल करता है, विशेष रूप से पाप ग्रह ज्यादा फल करता है। अगर 11वें घर में शुभ ग्रह भी बैठा हो, वो भी बहुत अच्छा फल करता है, लेकिन पाप ग्रह ज्यादा अच्छा फल करता है। ये पाप ग्रह क्यों ज्यादा फल करता है अच्छा, इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है और इसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, इसको मैं एक अलग से कभी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बहुत अच्छा होता है। 12वें घर का सूर्य अच्छा नहीं होता है। 12वें घर का जो सूर्य होता है कहीं ना कहीं आपको परेशानी, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ समस्याएं आपको लगा के रखता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये चौथा घर होता है 9th हाउस, यानी 9वें घर से, पिता के घर से चौथा घर होने की वजह से ये पिता के सुखों में कमी करता है। यानी कि आपके जो पिता हैं, या तो उनको बाल्यकाल से ही उनका आपको सुख ना मिलना, अगर आपके या ऐसे व्यक्तियों के पिता होते हैं, अगर सूर्य वहां पीड़ित हो जाता है, ये स्थिति तब बनती है जब सूर्य पीड़ित हो जाता है। अगर बैठा भी है 12वें घर में, पीड़ित भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पिता है भी, तो उनके साथ में वाद विवाद की स्थिति, यानी कि हो सकता है उनके अंदर, उनके साथ में आपका कोई फ्रूटफुल कम्युनिकेशन नहीं रहता है। तो दर्शकों, ये ज्योतिष में सूर्य की क्या भूमिका है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। 12 भावों में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। आगे इस पर सूर्य पे कभी जब चर्चा होगी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 12 और राशियों में किस तरह का फल करता है। अभी मैंने आपको सिर्फ 12 भावों में इसके बारे में बताया है। सूर्य अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण ग्रह है पूरी कुंडली के लिए। तो दर्शकों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दीजिए। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक करेंगे, मुझे पता चलेगा, मुझे इस चीज का आभास होगा कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छे टॉपिक्स पर, बहुत ही अच्छे, जिन चीजों पे अभी कह सकते हैं कि शायद ही कम रिसर्च हुई होगी, वो चीजें, खासकर मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, और ज्योतिष के कुछ और भी आयाम, कह सकते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमुदी पद्धति, सोलर आर्क क्या होता है, मून का प्रोग्रेशन क्या होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून की क्या भूमिका है, राहु केतु के कार्मिक इवेंट क्या होते हैं,
और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, अभी आगे चल के मैं आपको लाइव चार्ट एनालिसिस भी आपको बताऊंगा, और कुछ वीडियोस जो मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेज में जो मैं लेता हूं उसमें जो वीडियोस हैं उसकी कुछ रिकॉर्डेड हैं, उसकी वीडियो जहां पे जो डिस्कशंस बहुत सारे अच्छे होते हैं उनके वीडियोस में आपको लेकर के आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी सबसे पहले मिलें, इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए। और सबसे अच्छी बात है कि आप लाइक बटन दबाइए। लाइक बटन दबाएंगे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए नए टॉपिक्स में रोज आपके लिए लेकर के आऊंगा। ज्योतिष में इंटरेस्टेड है, ये चैनल बहुत अच्छा है आपके लिए। तो अगले आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।